घड़ी की सुइयां रात के 8 बजा चुकी है। वक्त हो गया है आपके सबसे बड़े मुद्दे और सबसे तीखी बहस का। आज की बहस होगी आतंक की डी कंपनी पर। आज बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान यानी केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की दीवारों को दहला दिया है। आज सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, आज सवाल डॉक्टर के भेष में छिपे डेंजर का है। ये बहस किसी अस्पताल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, ये बहस है केजीएमयू से लेकर देश की सुरक्षा तक की। जिस केजीएमयू में मरीजों को जीवन मिलता है, क्या वहीं से धर्मांतरण, यौन शोषण और आतंकी कनेक्शन की कहानी लिखी जा रही थी? आज कटघरे में है डॉक्टर रमीज मलिक नाम का ये पूरा डॉक्टर, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक किरदार सवालों के घेरे में। देश विदेश के संपर्क, संदिग्ध मुलाकातें और अब सामने आया है दिल्ली ब्लास्ट केस की आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद से इसके कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से रमीज और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जांच में आरोपी के देश विदेश से जुड़े संपर्क, संदिग्ध मुलाकातें और संभावित संगठित रैकेट की ओर इशारे मिल रहे हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी रमीज का संपर्क डॉक्टर शाहीन सईद से रहा है। पूछताछ के दौरान खुद रमीज ने स्वीकार किया है कि उसकी डॉक्टर शाहीन से मुलाकातें हुई थी। बताया गया है कि 1-2 कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों के बीच संपर्क हुआ है और बाद में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा है। डॉक्टर शाहीन सईद का नाम पहले भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है। वो दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार हो चुकी है। ऐसे में रमीज और शाहीन के बीच संबंध सामने आना जांच एजेंसियों के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। एटीएस ने मामले में सक्रियता बढ़ाई है और अब पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कहानी में सियासत का एंगल भी है। सूत्रों के मुताबिक सपा कार्यकाल में यह कारनामा शुरू हुआ था। अब सवाल यह है कि यह महज इत्तेफाक है या किसी डी कंपनी की साजिश है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या केजीएमयू में इलाज हो रहा था या देश के खिलाफ खामोश खेल खेला जा रहा था, या फिर सवालों में उलझती रहेगी सियासत। आज की बहस में आरोप नहीं, जवाब चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे बेबाक बहस। तो बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल भी हैं जो आज की इस चर्चा में हम मेहमानों के सामने रखेंगे और इस पर बहस भी होगी, लेकिन नतीजे तक पहुंचेंगे कि केजीएमयू में लव जिहाद का मॉड्यूल, केजीएमयू में धर्मांतरण, दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन, लाल किला ब्लास्ट, धर्मांतरण गिरोह का भी हाथ। धर्मांतरण गैंग का रमीज तो निकला जिहादी। केजीएमयू में लव जिहाद का यह मॉड्यूल, केजीएमयू में धर्मांतरण, दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन, लाल किला ब्लास्ट, धर्मांतरण गिरोह का हाथ। लव जिहाद नेटवर्क का सरगना कौन? धर्मांतरण गैंग का रमीज जिहादी निकला है। तो इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट भी हमने आपको पहुंचाई है और अब इस पूरे विषय पर बहस भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त जनता ढूंढ रही है। जनता ऐसे सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जो कॉलेज हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, अब क्या वहां पर मरीजों के इलाज के साथ साथ उनका धर्मांतरण भी कराया जाएगा? क्या उनको लव जिहाद में फंसाया जाएगा? क्या वहां से धर्मांतरण का कोई नया टारगेट सेट किया जा रहा है या धर्मांतरण को लेकर कोई नया रैकेट चलाया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अभी जब दिल्ली में लाल किले के पास जब ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना था, जो काफी ज्यादा चर्चा में आया था। वो यूनिवर्सिटी भी इस वक्त ईडी के निशाने पर है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आतंकी टेरर मॉड्यूल से जो पैसे मिलते थे, उन पैसों का इस्तेमाल इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए किया गया है। तो आखिर इन यूनिवर्सिटीज को ये लोग क्यों चुन रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और अब केजीएमयू, लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित ये यूनिवर्सिटी केजीएमयू, जहां का ये रमीज धर्मांतरण मामले में सामने आ रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौन शोषण हुआ है, जबरन धर्मांतरण हुआ है और लव जिहाद से जुड़े गंभीर मामले अब यूपी एसटीएफ भी इसकी जांच कर सकती है।
तो ये बड़ा मामला लगातार यहां सामने आ रहा है कि धर्मांतरण का जो ये नेटवर्क है केजीएमयू का, ये आखिर कहां तक है, इसके तार कहां तक फैले हुए हैं और इसका दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है। तो अब यहां पर ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। छांगुर का ऑर्डर फॉलो मेरा नाम मेरी शान विस्टा प्रिंट का खेला। जाकिर के कार्यक्रम में शामिल होता था रमीज, जाकिर नाइक से मुलाकात भी करता था। एरा मेडिकल कॉलेज से भी इसके तार जुड़े थे। हिंदू महिला को इसने अपना शिकार बनाया था। छांगुर चूंकि लड़कियों का वीडियो बनाता था, डॉक्टर रमीज भी पीड़िता का वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देता था और फिर उनका धर्मांतरण करता था। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। अतुल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मतीन खान साहब जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब आपका बहुत स्वागत है। महाराज विष्णुदास हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी, क्या आपने आज तक किसी मेडिकल कॉलेज पर इस तरह से ऐसा कोई नेटवर्क जुड़ा हुआ देखा था? और अब जो कार्रवाई हो रही है, जो योगी राज में कार्रवाई हो रही है, क्या ऐसी कार्रवाई आपने पहले कभी देखी? देखिए, बड़ा चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए, केजीएमयू में इस तरीके के खुलासे होंगे किसी ने कभी सोचा नहीं होता। देखिए, ग्राउंड जीरो पर जब इसकी शुरुआत हुई तो बस एक ऐसा लग रहा था कि लव जिहाद या धर्मांतरण, लेकिन ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो खुद पुलिस भी कहीं ना कहीं इस खुलासे को लेकर काफी अब गहनता से जांच करे। जल्द ही इस मामले को एसटीएफ इस मामले की जांच कर सकती है। जो ताजा अपडेट जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने रही, आप समझ सकती है कि डॉक्टर परवेज से इससे संपर्क, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने, आगरा में इन लोगों की मुलाकात, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का वीडियो देखना, पीएफआई से संपर्क, तो पूरे कहीं ना कहीं अब गुत्थी जिस तरीके से उलझती जा रही है और पुलिस उसको एक एक करके कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास कर रही है क्या हुआ, क्या किस धर्मांतरण, उसके बाद जिस तरीके से जो हिंदू महिलाएं थी उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, उसके बाद एक ग्रुप बनाना, पूरी तरीके से एक सिंडिकेट, एक नेक्सस काम कर रहा था। और जो इस तरीके से डॉक्टर झांगुर का वीडियो देखता था, उसका पिता लगातार उसके संपर्क में, और उसका डॉक्टर परवेज के संपर्क में, डॉक्टर परवेज और ये डॉक्टर्स का जो ये ग्रुप था, कहीं ना कहीं लोग लगातार ग्रुप बनाते थे। और आपको बता दें 2012 में दोनों ने साथ पढ़ाई की है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में। और आपको बता दें कि ये कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ इसको लेकर अब कहीं ना कहीं इस मामले की जल्द जांच कर सकती है। और कई ऐसे लोग हैं जो जांच के दायरे में आ गए, कई ऐसे मददगार हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात की केजीएमयू के कई एचओडी वो भी इसमें मददगार हैं और उनके खिलाफ भी अब जांच हो सकती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने है। देखिए अपूर्वा, बिल्कुल जांच होगी। ये उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से आप, अब एक सवाल तो जरूर उठ रहा है, लोग लगातार इसको लेकर, जो वहां के आसपास के लोग वो सवाल पूछ रहे हैं, ये बताइए जब इतने दिनों से नेटवर्क चल रहा था, नेक्सस चल रहा था, तो क्या कर रहा था केजीएमयू प्रशासन या फिर जो पिछली सरकारें थी उन्होंने क्या किया? सवाल उठेंगे और जवाब देने होंगे। ये केवल एक धर्मांतरण का मामला नहीं रह गया, ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था। जिस तरह से डॉक्टर परवेज से संपर्क से, तो कई अभी बड़े खुलासे होंगे। देखिए आगे आगे जिस तरीके से जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जी अपूर्वा। बिल्कुल सिद्धार्थ, अब ये पूरा मामला, आपने सही कहा कि ये पूरा मामला अब सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, जिसे हम सिर्फ धर्मांतरण का मामला समझ रहे थे। हालांकि धर्मांतरण का भी मामला कोई छोटा मामला नहीं है, लेकिन अब ये पूरा कनेक्शन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतीन खान साहब, मैं अब आपसे पूरी ये चीज समझना चाहूंगी कि आखिर ये क्या चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। केजीएमयू, इससे पहले हमने फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी हमने देखा, जिसे एक एपिसेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, और अब केजीएमयू, छांगुर से इसके कनेक्शन है, और न जाने कितने अभी और पूरे मामले खुलते नजर आ जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को आप? बीजेपी का जब सेंट्रल में एक रिज्यूम आया, उसमें सब लिस्टिंग की गई, फिर दूसरा रिज्यूम आया, फिर उसमें ये कहा गया कि भाई आप मेरे साथ आ जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो जो लोग चले गए बहुत बड़ी तादाद में है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ये तो में थे वो चले गए। फिर उसके बाद में तीसरा वो आया, अब एक्शन का काम शुरू हो गया तीसरा रिज्यूम में। अब आप बात समझ लीजिए, बहुत बुनियादी बात है कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बहुत वाज़ेह पैगाम है, और ये है कि शिक्षा, लोगों को शिक्षित न करा जाए, शिक्षण संस्थाओं को बदनाम कर दिया जाए, और खास करके उसमें टारगेट है मुसलमानों को टारगेट करो, और कभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी और कभी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, कभी हीरा यूनिवर्सिटी, कभी आगरा की यूनिवर्सिटी और कभी जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज को खास करके टारगेट किया है। एक बड़ा अलमिया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है, लोग पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखते हैं यूनिवर्सिटी खोलने का, और यूनिवर्सिटी जब खुल जाती है लोग पढ़ते हैं, लोग समाज की आज की डेट में बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, मगर ये जो एक नफरत का एक बाजार को गर्म करके, जो यूनिवर्सिटी बन करके, गेरुआ कपड़े पहन करके सनातन हिंदू को नाम पर बदनाम करने का एक जो षड्यंत्र है ना, एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। ये देश का को खोखला कर देने वाला वो है। तो इस बात को लेकर के बड़ी चिंता की बात है कि आज अजीत डोभाल ने जिस अंदाज में जो बातें उन्होंने कही हैं, कि वो कितनी चीजें हैं, कितना लोगों को प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने और भड़काने, और मतलब इतने बड़े लेवल पर हो रहा है। मतलब अभी तक तो छोटे लेवल पे हो रहा था कि साहब फला को जो है आतंकवादी बना दो, फला को जेल में डाल दो, और 10-10 साल 20-20 साल जब वो जेल में रहेंगे, उसके बाद में जब कोर्ट ट्रायल करा के जब फैसला करता है, तो ये है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग आए हैं जो बेकसूर थे, जिनका कोई कनेक्शन नहीं था। इसी तरह से अभी इन्होंने ये मुस्लिम डॉक्टर्स को टारगेट कर लिया है। तो इससे पहले इंजीनियर को टारगेट किया था कि आजमगढ़ को आतंकी नगरी बता करके, इसी तरह से अब डॉक्टर्स, मुस्लिम डॉक्टर्स के पीछे पड़ गए। सारे मुस्लिम डॉक्टर्स को लेकर के इस तरह का जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मीडिया ट्रायल है, जिस ट्रायल के जरिए से कभी धर्मांतरण के नाम पे और कभी किसी नाम पे बस मुस्लिम डॉक्टर को बदनाम करना और उनको फंसा देना, उनको जेल में डाल देना, जेल में जब पड़े रहेंगे बहुत दिन तक के। अभी किसी भी तरह की कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। विशाखा कमेटी की जो मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो जांच है, वो जांच भी अभी प्रॉपर किसी के बाद नहीं होगी, मगर मीडिया ट्रायल के जरिए से बड़ा जबरदस्त उनको जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये कहा जा रहा है कि साहब वो आतंकी कनेक्शन है और वो धर्मांतरण का कनेक्शन है और लव जिहाद है, फलाने पता नहीं क्या क्या है। ये चीजें मनगढ़ंत है मतीन खान साहब आपके हिसाब से। देखिए ये जो बहस है ना मतीन खान साहब, ये धर्म की नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स की है। कॉल डिटेल्स, चैट्स, ये सारी चीजें अगर रमीज के खिलाफ है, नहीं कर रहा है। हाँ, एजेंसियां जो है, सारी एजेंसीज बैठी हुई हैं। हाँ। ये सारी जांचें मीडिया कर रहा है, और इंडिया टीवी के ये हमारे जो सिद्धार्थ मीडिया कर रही है सर, अपूर्वा सिंह है, ये जांचें कर रही हैं, यही तो रिपोर्टें लेकर के आ रही हैं। ये मीडिया ट्रायल है, उस मीडिया ट्रायल में ये अपूर्वा सिंह और ये सिद्धार्थ प्रताप सिंह वगैरह ये सब उस ट्रैप में है। तो अभी सच्चाई मालूम नहीं क्या है। अभी कोर्ट में होगा, अभी ट्रायल होगा, अभी जांच होगी, सारी चीजें, सारे पर्चे खुल जाएंगे, पता नहीं कहेगा। सर अभी जितनी बातें मैंने कही मतीन खान साहब, जितनी बातें मैंने कही या जितनी बातें मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने कही, ये तमाम चीजें इस वक्त ग्राउंड पे है सर। ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड है सर। ना तो मेरे सहयोगी ने अपने मन से कोई चीजें यहाँ पर ऐड ऑन की है, ना मैं अपने मन से कोई चीजें कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जांच करने नहीं बैठी हूँ सर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो फैक्ट्स आ रहे हैं सर, जो कॉल डिटेल्स, जो चैट्स यहाँ सामने आ रहे हैं, पार्टी का जो एक प्रश्न पत्र आया है उसी में आप ही भी तो ट्रैप हो गई ना। आप ही तो ट्रैप हो गई ना। अभी कौन सी जांच रिपोर्ट आ गई, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मालूम, मगर आपने सारे जबरदस्त अपराधी और क्रिमिनल और आतंकवादी सब ठीक है। तो आपने किस हिसाब से मान लिया कि रमीज बेकसूर है?
आपने किस हिसाब से मान लिया कि छांगुर बेकसूर है? आपने किस हिसाब से मान लिया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जितने स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं जो आतंकी संगठनों से संलिप्त थे, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, वो बेकसूर हैं? बातें हो गई ना, आपको पता चल गया है ना। नहीं, आपने किस हिसाब से माना सर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। चलिए, मैंने और मेरे सहयोगी ने मान लिया सर, मैंने और मेरे सहयोगी ने ये चीज मान ली, लेकिन आपने ये कैसे मान लिया? आपने ये चीज कैसे मान ली? अभी कोर्ट में, अभी तो जेल गया है, अभी तो धीरे धीरे सब आएगा। जांच हो जाने दीजिए, इतना ज्यादा उत्सुक ना होइए। बहुत से लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं इसी वजह से। आप जैसे लोग जो नफरत की बाजार को गर्म कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी तादाद में देश छोड़ करके लोग जा रहे हैं। सर, जब इस तरह से चोरी पकड़ी जाती है ना मतीन खान साहब, जब इस तरह से चोरी पकड़ी जाती है ना सर, तो फिर ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं। जब चोरी पकड़ी जाती है तब ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं। चलिए, ठीक है, देश छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, देश छोड़ के जा रहे हैं, फिर जो देश में रह रहे हैं वो यहाँ बम ब्लास्ट कर रहे हैं सर। ये ऐसे नहीं चलेगा ना सर। फिर आप फिर कहेंगे कि यहाँ तानाशाही है, यहाँ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, टारगेट नहीं किया जा रहा है, आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चलिए, ठीक है, देवेंद्र जी से अब इस चीज को समझते हैं। देवेंद्र जी से समझते हैं सर, देवेंद्र जी से समझते हैं। सरकार उनकी है इस वक्त, यूपी में भी, केंद्र में भी। देवेंद्र जी बताइए, क्या टारगेट किया जा रहा है? कैसे आप ये कह सकते हैं कि रमीज आरोपी, जबकि अभी उसके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं आए हैं सामने? देखिए अपूर्वा जी, मतीन खान साहब ने जिस तरह से बोला है, बड़ी भावुकता से, शालीनता से जितना इंगित किया है, इससे तो कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति तो बनी होगी। देश में नेशनल चैनल पर डिबेट है और इसमें आप भी टारगेट नहीं है, तो ये तो चलो आपकी बात है, आप क्या सफाई देते हैं या कैसे डिबेट कराते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से क्रिमिनल को इतनी प्यार की भाषा में कितने आसान से एक मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, डॉक्टर्स को, यूनिवर्सिटी को, क्या एक बार वो ईमानदारी से कह देते अपने दिल पर हाथ रखकर कि ये जो है सारे निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ही नहीं है, आरडीएक्स पकड़ा ही नहीं गया, और इस धर्म के लोग आतंकवादी होते ही नहीं है। ये तो बेकार की नाम ले लेकर बदतमीजी की जा रही है, बदनाम किया जा रहा है। ये तो फर्जी जो है हिंदू को नाम ट्रांसफर कर कर उनको बनाकर ये जो है सरकार बदनाम करने के लिए कर रही है। तो मतीन खान साहब, आपके पास अगर इतने एविडेंस हैं, आप इतने मजबूत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूरा कोर्ट का लॉ जानते हैं, संविधान जानते हैं, भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो इनमें से एक आध को तो निर्दोष साबित कर लो इकट्ठे होकर। क्या अखिलेश यादव हुआ, राहुल गांधी हुआ, ममता दीदी हुई और आप जैसे संगठन जितने मिलकर एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार को नंगा करने का काम करेंगे नहीं कि दुनिया के पटल पर जाकर कि भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इस तरीके की आप सहानुभूति जो लेना चाहते हैं ना, ये मिलनी बहुत मुश्किल है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं और आप ही फंसते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि एक भी व्यक्ति जिनका आप नाम ले रहे हो अगर निर्दोष है तो आप साबित करने का प्रयास कीजिए और सरकार को आईना दिखाइए। विपक्ष का काम यही होता है, लेकिन बैठे बैठे किसी क्रिमिनल को इतनी शांति से, इतनी सहानुभूति के साथ उसको मत चढ़ाइए कि लोग जो हैं आप पर सोचने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि आज लोकतंत्र की यही ताकत है, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी चीज है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आखिर समर्थन, जन समर्थन कैसे मिलता है, 22 प्रदेशों में सरकार कैसे बना दी है। ये सोचने का विषय है कि जनता क्या चाह रही है और देश का बदलाव किधर चल रहा है। और इस देश में, इस लोकतंत्र में अगर विश्वास बढ़ा है दिन प्रतिदिन, तो उसी का परिणाम है कि हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े उस गरीब व्यक्ति की बात करते हैं जो मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है और हिंदू भी हो सकता है। उसकी बात करते हैं, लोकतांत्रिक बात करते हैं, और सब लोग हमें समर्थन देते हैं। जिन प्रदेशों में, जिन जगह आपकी हिस्सेदारी है, वहां भी हम जीत कर आते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आते हैं, संवैधानिक तरीके से आते हैं, और आप वोट चोर कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके की भाषा आप यूज करते हैं, उससे ही मक्खन लगाकर, समर्थन देकर, आशीर्वाद देकर, जैसे हरियाणा में किया आपके बोलने के बाद, फिर आप बोले, फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र में किया, फिर आप बोले, फिर उसके बाद बिहार किया, और अगली बार आपको इसी 26 में इसी बंगाल से होने जा रहा है, फिर रोगे।
फिर चिल्लाओगे, फिर कहोगे नस दबती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दबा रही, ये भारत की सरकार नहीं, ये भारत के 140 करोड़ लोग जिसमें मुसलमान भी हैं, वो भी आपकी मंशा को समझ चुके हैं कि 75 वर्षों तक कुछ राजनेता मुसलमानों के अपनी उसके लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत होता था, अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाते रहे और यहां के बच्चों को आतंकवादी बनाते रहे। वो समझ चुके हैं, ठीक है, उस बात को समझ चुके ठीक है हैं, देवेंद्र उसका जी, ये मैं परिणाम लौटूंगी है। आपके इनका पास। भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, चाहे हम यहाँ एटीएस की बात कर ले, एसटीएफ की बात कर ले, तो वो यहाँ पर कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। वो यहाँ पर कार्रवाई आरोपी के फैक्ट्स को देखकर करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस शख्स को आरोपी साबित कर रही है या वो इस आरोप में संलिप्त पाया जा रहा है। चाहे हम यहाँ रमीज की बात कर ले या फिर इसके पहले जितनी भी कार्रवाई हुई है, दिल्ली बम ब्लास्ट की भी अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर धर्म के आधार पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है, ये समझने की जरूरत है। प्लस दूसरी चीज जो ये कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, तो यहां पर अगर टारगेट मुसलमान है तो ये क्या ये सच नहीं है कि चाहे एटीएस हो या उनके एफआईआर में जो नाम दर्ज होते हैं वो धर्म के नाम पर नहीं दर्ज होते हैं। वो नाम यहां पर कॉल डिटेल, जो डिजिटल जो ट्रायल होता है, जो मीटिंग रिकॉर्ड्स होती हैं, उसके आधार पर होता है। तो क्या यहां पर मतीन खान साहब आप कोई ऐसा केस दिखा सकते हैं जो बिना सबूत सिर्फ धर्म देखकर जिसकी सिर्फ गिरफ्तारी हो रही है? और अगर ऐसा है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को तो फिर सिर्फ सड़कों पर आ जाना चाहिए। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास, इसी सवाल के साथ मैं आऊंगी, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। विष्णुदास जी, क्या लग रहा है सर, जो सख्ती इस वक्त योगी सरकार कर रही है खासतौर पर धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि धर्मांतरण इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अब इसके कनेक्शन दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से भी इन तमाम आरोपियों के जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक धर्मगुरु के तौर पर क्या लग रहा है, कैसी कार्रवाई हो रही है और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? योगी राज में सब काम अच्छा हो रहा है और माफिया समाप्त हो रहे हैं, मगर कट्टरपंथी और जो जिहादी हैं उनका मकसद यही है, कभी कलावा बांध लेना, कभी चंदन लगा लेना, हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़, उनको शिकार बनाना। ये धर्मांतरण का खेल पूरी दुनिया भर में चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि एक मुसलमान भेष बना करके, मुसलमान होते हुए भेष बना करके डॉक्टर का, जिसको हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, उस डॉक्टर के रूप में भी हैवान आ रहे हैं। और ऐसे कट्टरपंथी जिहादी जिस तरह हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बना रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, योगी के राज में सारी जांच हो रहा है और जांच के बाद उनका इस तरह इलाज होगा कि दोबारा वो भूल जाएंगे ये धर्मांतरण का खेल और ये लव जिहाद। मगर उत्तर प्रदेश में तो योगी की सत्ता है, बहुत ऐसी जगह है जहां पर ये धर्मांतरण का खेल, लव जिहाद का खेल, ये इसके साथ में आतंक का भी खेल रहा है चल। जैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, ये आतंकियों का ही कारनामा था। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी कहीं ना कहीं विदेशों में जा करके और शिक्षा इस्लामिक पा करके, पाकिस्तान से ऐसे लोगों को शिक्षा मिलता है, ऐसे मौलाना भड़काऊ बयान देते हैं और हिंदुस्तान में आकर के यहाँ पर दंगा, नफरत और हिंदू बहन बेटियों को छेड़ते, शिकार बनाते, कहीं ऑनलाइन गेमों के द्वारा, कहीं छल से, कहीं स्कूलों में जाएंगे, कलावा पहनेंगे, कहेंगे कि हम हिंदू हैं, अपना नाम छुपाएंगे, उसके बाद शिकार बनाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के भेष में भी आतंक निकलते, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। मगर मौलाना कुछ नहीं बोलेंगे, विपक्षी कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के कुछ नहीं बोलेंगे, मौलाना तब फतवा जारी नहीं बोलेंगे। मगर ठीक है महाराज, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, सवाल हो तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आरपी राजन जी भी जुड़ गए हैं। आरपी साहब, क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर? मतीन खान साहब ने तो साफ क्लीन चिट दे दिया, वो कह रहे हैं कि तो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, अभी कोई आरोप तो नहीं, अभी कोई ऐसा सबूत तो मिला नहीं है जो इन आरोपियों के लिए आरोप सिद्ध कर दे। क्या समाजवादी पार्टी को भी ऐसा लग रहा है?
आरपी राजन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम, अब आ रही है। अब रिपीट कर दीजिए आपने क्या कहा। जी, सवाल मेरा ये है कि जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है लखनऊ के केजीएमयू में, रमीज के कनेक्शन अब दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से भी सामने आ रहे हैं। जो आरोपी है डॉक्टर शाहीन सईद, उससे उसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। तो ये चीजें कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है, लेकिन मतीन खान साहब ने क्लीन चिट दे दी। कह रहे ऐसे कैसे इनको आप आरोपी सिद्ध कर सकते हैं, या आप इनको आरोपी कैसे बोल सकते हैं? सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन आरोपी कैसे बोल सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस अपना काम करे, पुलिस अपना काम करती है, कर रही है। उसमें समाजवादी पार्टी तो कहीं रोकती नहीं कि कहीं आप अपराध पे कार्रवाई ना करो। हम तो कहते हैं तो बराबर सहयोग है भाई, अब हम तो चाहते हैं अपराध पे आप कार्रवाई करें, लेकिन यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। और जिस तरह से कि कानून व्यवस्था है पूरे उत्तर प्रदेश की, हम अगर कहेंगे तो भी कहेंगे विपक्ष केवल जो है हंगामा करता है, विपक्ष केवल बातें बनाता है। लेकिन इसी रायबरेली जनपद का आपको एक उदाहरण ले दूं, 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के, बजरंग दल के और आरएसएस के कार्यकर्ता, जिला प्रमुख और पदाधिकारी लगातार पुलिस की निरंकुशता को लेकर, पुलिस के अत्याचार को लेकर के लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। और तो और वो पदाधिकारी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में सरकार में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जो है वो जाकर के धरने पर बैठ गए, उनके समर्थन में बैठे। मनोज पांडे जी जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, जनता उनको विधायक बना थे, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी धरने पर जाकर के बैठते हैं। तो ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंत्रियों को भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। खाली ढोल पीटना का, चाहे जिस तरह से बीजेपी चिल्लाया कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अब सरकार के लोग धरने पर बैठने लगे, मंत्री धरने पर बैठने लगे, विधायक धरने पर बैठने लगे, उनके आनुषंगिक संगठन धरने पर बैठने लगे। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, मैं दे सकता हूँ। तो ये केजीएमयू वाले कनेक्शन से इसको आप कैसे जोड़ के देख सकते हैं? ठीक है, अगर वो धरने पर बैठ रहे हैं, अगर वो धरने पर बैठ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर वो धरने पर बैठ रहे हैं, अगर वो अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी ही सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था पर अगर वो उंगली उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो ये तो सर जाहिर है ना, ये तो लोकतंत्र की परिभाषा को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र है, आप अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आप अपनी ही सरकार के खिलाफ पुलिसिंग व्यवस्था पर आप उंगली उठा सकते हैं। सपा के दौरान तो कोई करके दिखाए सर ऐसा? घसीट लिया जाएगा इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता होगा। अरे तो सपा तो कह ही रही है, क्या बढ़िया उदाहरण आपने दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल, मंत्री की नहीं सुनी जा रही, सरकार इस तरह चल रही कि मंत्री की नहीं सुनी जा रही, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, इस तरह की सरकार है, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार में। तो अब आप केवल एक अंदाजा लगा रहे आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी। सवाल पूछना अलग बात है, लेकिन आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी। आम आदमी तो दर दर भटक रहा जो है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी से, सिद्धार्थ, लगातार आप इस वक्त ग्राउंड पे रहे, ठीक है, धरने पर बैठना पड़ रहा है, ठीक है, इस वक्त सवाल मेरे सहयोगी से, स्थिति होगी आम आदमी तो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आम आदमी तो त्राहिता ही कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा कि इसी उत्तर प्रदेश में जो डायल 100 की बेटियां, डायल 100 की बेटियां के जो है केवल अपने वेतन को बढ़ाने के लिए थोड़े से मांग कर, इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डायल 100 की बेटियों पर भी लाठी चलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री किस तरह बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, किस तरह भी आशा बहुओं के साथ कितनी अभद्रता भाषा का प्रयोग करने का काम किया। आशा बहु पूरे उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं के खिलाफ धरने पर बैठी हुई, इनके सरकार के मंत्री, इनके विधायक, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल। जिनकी ऐसी सोच, इनके डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री की जब ऐसी सोच हो तो क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, अराजकता का माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, लगातार आप ग्राउंड पर हैं, इन चीजों को आप लगातार देख रहे हैं जो इस वक्त जांच पड़ताल केजीएमयू को लेकर हो रही है। वो कौन से ऐसे फैक्ट, वो कौन से ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको लेकर, जिसको देखकर योगी सरकार ने इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को बिल्कुल रूट लेवल तक खोदने का फैसला कर दिया है? क्योंकि अभी अगर आप कोई फैक्ट देंगे या मैं कोई फैक्ट दूंगी तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाने लग जाएंगे आपके फैक्ट पर।
कुछ है सब पुलिस ने जो बताया है उसी जो हमें जानकारी होती है वो हम बताते हैं। हमारे लिए कोई रमीज होगा तब भी हम बोलेंगे, अगर कोई दूसरे धर्म का होगा तब भी हम बोलेंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। देखिए बता दे, सबसे ग्रुप क्यों बनाया गया था, बड़ा सवाल ये उठता है, आप ग्रुप क्यों बनाए थे? आप तो पढ़ने गए थे ना वहाँ, कि ग्रुप बनाने गए थे? और सवाल ये उठता है एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, आपने धर्मांतरण किया, जरा उसके पिता का भी कनेक्शन जान लीजिए, पीएफआई से संबंध निकले हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है, लगातार सवाल किए जा रहे हैं। और ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि उनके पिता ने कितनी शादियां की थी, ये भी देख लीजिए। एक पंजाबी महिला के साथ शादी की थी, एक बेटी का मामला है, बेटी को धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया है। अपूर्वा, ये ऐसा मामला नहीं है, सीएम से जाकर उसने मुलाकात की है और आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, वीडियो तक बनाए गए हैं। बड़े बड़े खुलासे होने, जवाब किसी के पास नहीं होगा, निश्चिंत रहे, पुलिस जांच कर रही है बिल्कुल। और ये मान लीजिए कि कई बड़े खुलासे होंगे, कई ऐसे मददगार हैं वो भी आएंगे। पीएफआई क्या है जरा बता दे, जो जाकिर हुसैन क्या वीडियो बनाते हैं, जाकिर हुसैन के बारे में कोई जानता नहीं है क्या? आप बैठ के, आप जाकिर नाइक के बारे में आप डिबेट पे बैठ के जो बताइए ठीक है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है, ये आपका अधिकार है, आप डेमोक्रेसी आप बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होने वाले हैं। और आप हमारी बातों पर विश्वास मत करिए, पुलिस सब खुलासा कर रही है। शादी क्यों उनके पिता ने 3-3 की थी, ये भी तो सवाल उठता है। पीएफआई से उनको सम्मानित भी किया गया है, सब कुछ पुलिस एक एक दर पर चीजें को लेकर जांच कर रही, तो लगातार जांच हो रही है और कई बड़े खुलासे होंगे। और बेटी ने जो वीडियोस दिखाए हैं, जो पुलिस को वीडियोस दिए हैं, वो सब सबूत है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एकदम हर चीज की जांच की जाए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस सबसे बड़ी खबर ये कि मोबाइल उसने अपना, जो डॉक्टर रमीज है, उसने अपना मोबाइल तक कहीं ना कहीं पुराना मोबाइल फेंक दिया, उसके बाद उसके पास नया मोबाइल, क्यों मोबाइल फेंका? पुलिस भी ये सवाल पूछ रही थी 2 घंटे तक, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए लगातार यहाँ पर होते, आप आके बताए होते ना। बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, परत दर परत चीजें खुल के सामने आ रही हैं, तब ये चीजें यहाँ पर फैक्ट के तौर पर रखी जा रही है। और धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा एक मामला चल रहा है कि केरल के यतीम खाने से ऐसे कितने बच्चे मिले हैं जिनका कन्वर्जन करवा दिया गया था। कई राज्यों से बच्चों की किडनैपिंग हुई है, उसमें झारखंड भी है, उसमें ओडिशा भी है, और भी ऐसे कई राज्य हैं। कुल 5 राज्य ऐसे हैं जहां से बच्चों की किडनैपिंग हुई है। केरल के यतीम खाने से वो बच्चे मिले हैं जिनका कन्वर्जन करवा दिया गया है, खतना तक उनका हो चुका है। तो ये धर्मांतरण का ये मामला, ये छोटा मोटा मामला ना समझें, ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, कन्वर्जन करवाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों का। फिर यहां पर सवाल अगर उठ रहा है तो जवाब देते नहीं बन रहा है। मतीन खान साहब, आप कह रहे हैं कि यहां पर सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा है तो फिर जांच एजेंसी व्हाइट कॉलर टेरर क्यों ढूंढ रही है? जांच एजेंसी डॉक्टर कनेक्शन क्यों यहां पर ढूंढ रही है? फाइनेंशियल जो लिंक है वो क्यों खंगाल रही है? धर्म क्यों नहीं लिख रही है? सर, फिर तो सीधे यहां पर धर्म को लिख देना चाहिए ना चार्जशीट में। ये चीजें खोजने की, खंगालने की क्या जरूरत है जांच एजेंसियों को? आपकी आवाज नहीं आ रही है मतीन खान साहब, अनम्यूट करिए। मतीन खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद अनम्यूट हैं या आपके ऑडियो में कोई दिक्कत चल रही है। मतीन खान साहब 1 मिनट सर, आपका माइक म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप अपना माइक अनम्यूट करिए सर। चलिए, मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ प्रताप सिंह, अपूर्वा सिंह, ये 2 लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यही जांच एजेंसी है, यही कोर्ट है, यही मुंसिफ है, यही अदालत है, सब कुछ यही है, यही ट्रायल कर रहे हैं और यही सब रिपोर्ट बता रहे हैं कि किसके रमीज के मोबाइल से क्या निकला और किसके मोबाइल से क्या निकला और क्या कनेक्शन है। ये बड़ा अचंभा की बात है। अभी कोर्ट ने, अभी किसी जांच एजेंसी ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश की, अपूर्वा सिंह ने बाकायदा चला दिया। अभी बात हमारे धर्मगुरु जी कर रहे थे कि माफिया समाप्त हो गए हैं, माफिया राज समाप्त हो गया है। बिल्कुल समाप्त हो गया है। कानपुर के अंदर एक पुलिस के दरोगा जी, वो एक 14 साल की बेटी के साथ सामूहिक दुराचार करते हैं और उनको पुलिस बचाती है। ये समाप्त हुआ है, ये समाप्त हुआ है। मेरठ के अंदर एक दलित बच्ची के साथ उसके साथ जाति की जा रही थी, उसकी माँ बचाने आई तो माँ का
हत्या कर दी गई और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जब चंद्रशेखर जी गए हैं तब वहां पर जाकर के कहीं अपराधी को पकड़ा गया है। ये है पुलिस प्रशासन। पहले अब आज तक के अभी तक के पता नहीं मालूम कानपुर का कि कानपुर में पास्को एक्ट तक नहीं लगाया गया। ये है पुलिस प्रशासन, ये है जांच का दायरा। अब रही बात रमीज की और रमीज के पार्टनर की, पिछले 6-7 महीने से वो एक साथ में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जैसे भी था उसको जो है एक हाइट देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा बुलवा लिया, उनके बाप से मुलाकात की और वो अपूर्वा सिंह जी जो अपने गुंडे मवालियों को लेकर के वीसी ऑफिस केजीएमसी जाती हैं और कितना किसका आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं? किसका जिक्र कर रहे हैं? अपूर्वा सिंह। अच्छा, हाँ, अपूर्वा सिंह, सॉरी अपूर्वा सिंह, नहीं सॉरी, अरे क्या नाम है उनका, यादव जो है। इतना आपने मेरा नाम ले लिया कि हर जगह आपको मेरा ही नाम समझ में आ रहा है। अपूर्वा जी माफ करिएगा, मैं अपर्णा यादव जी, माफ करिएगा, मैं आपका नाम गलती से निकल गया, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ। उनका नाम है यादव जी, अपर्णा यादव जी। अपर्णा यादव जी अपने गुंडे 200 के करीब मवालियों को लेकर के जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है, वहां पर जाके उपद्रव करते हैं, बवाल काटते हैं, और केजीएमयू प्रशासन लिख करके देता है कि एफआईआर कर ली जाए, एफआईआर नहीं हो रही। वाह 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 पुलिस प्रशासन, ये है पुलिस प्रशासन। ये देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि साहब ये होगा। इनका बेसिक टारगेट ये है कि जो अभी 26 टन मध्य प्रदेश में जो गाय का गोश्त पकड़ा गया है ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए मतीन खान साहब, अब चलिए ठीक है। अब देखिए, अभी आप कह रहे थे कि कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है, कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, एक मिनट सर। रमीज ने खुद एक्सेप्ट किया है सर, अब मैं आपको बताती हूँ। रमीज ने पूछताछ के दौरान ये खुद एक्सेप्ट किया है कि डॉक्टर शाहीन से उसकी मुलाकात हुई है। 1-2 कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों के बीच कनेक्शन हुआ है, संपर्क में आए हैं, बातचीत का सिलसिला बढ़ा है। अब डॉक्टर शाहीन कोई आम नागरिक तो नहीं है सर। दिल्ली ब्लास्ट में उसका नाम सामने आ चुका है, वो गिरफ्तार हो चुकी है। इसके अलावा रमीज और शाहीन के बीच संबंध सामने आना जांच एजेंसियों के लिए अब ये और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। अगर रमीज इतना ही पाक साफ है सर, पानी का पानी हो जाए। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। अगर रमीज इतना ही पाक साफ है सर, तो फिर ये कनेक्शन उसके कहां से सामने आ रहे हैं और कैसे उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली? और अब आप सुन लीजिए, फरवरी से ये पूरा जो जाल है, जो ये कनेक्शन संपर्क जाल है, ये चल रहा है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि रमीज लंबे समय तक फरारी काटता रहा है सर। वो एक शहर से दूसरे शहर गया है, उसने अपने ठिकाने बदले हैं, कभी सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शाहीनबाग और दिल्ली तक उसका आना जाना रहा है। इसके अलावा उसका विदेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है सर, वो कई बार विदेश भी गया है। ये रमीज ने एक्सेप्ट किया है सर, ये रमीज ने एक्सेप्ट किया है। अगर वो इतना पाक साफ है सर, तो फिर डॉक्टर शाहीन से उसके संबंध कैसे सामने आ रहे हैं? और वो भी वो शाहीन जो दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार हो चुकी है। अरे सर, जो गलत है उसको गलत बोलिए, धर्म मत देखिए, अगर धर्म देखने जाएंगे सर तो फिर ये मामला आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप सबको क्लीन चिट दे देंगे, आप तो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को आप क्लीन चिट दे देंगे सर, जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। अरे सर, आंखें खोलिए, देखिए, आंख खोलिए और देखिए। 5 सालों से आप उमर खालिद को बंद किए हुए हैं। अरे वो 50 साल बंद रहे सर, आपको 5 साल में पीड़ा होने लग गई। वो 50 साल बंद रहे, वो यही डिजर्व करता है। क्या चाहते हैं आप? फिर उसको खुला छोड़ दिया जाए, फिर जेएनयू में वो देश विरोधी नारे लगाए, को खत्म कर दिया जाए, मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए, ये आप लोग चाहती हैं। जो इस वक्त जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, जो इस वक्त जेएनयू में हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, कब्र खोदने की बात कर रहे हैं सर, ये भारत में ही मुमकिन है सर, ये भारत में ही मुमकिन है, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ तानाशाही है। अगर तानाशाही देखनी है सर तो इस वक्त पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां समझ में आएगा कि तानाशाही किसको कहा जाता है।
तो वहाँ बीजेपी देवेंद्र सरकार प्रमुख नहीं जी, है, इसलिए चलिए वहाँ ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक मिनट सर, जहाँ सारा बीजेपी समय की आपको नहीं दे सरकार है, पाऊंगी, वहाँ सारा सब समय आपको नहीं दे बल्ले पाऊंगी। है। देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी, बार बार क्लीन चिट दिया जा रहा है सर, कैसे चलेगा? बार बार क्लीन चिट दे दिया जा रहा है, जबकि रमीज ने देखिए- खुद ये सारी चीजें एक्सेप्ट की हैं पुलिस इंटेरोगेशन के वक्त। देखिए अपूर्वा जी, आपने अपनी बात रखी है, तथ्य के साथ रखी है, लेकिन मतीन खान जी आज सुनना ही नहीं चाहते। आज तो पता ना बहुत ज्यादा गुस्से में है। और अर्पणा और अपूर्वा जी राशि तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, लेकिन वैसे भी वो टारगेट है आपको। और अपर्णा के चक्कर में बेशक कहा उन्होंने, लेकिन आप पे टारगेट था शुरू से ही। अब आप पर भी और रिपोर्टर पर भी, दोनों लोगों पर टारगेट है। अब मेरी इसमें ज्यादा बात कहां रह रही है? अब मैं भी अगर कुछ कहूंगा तो फिर वो तो कहेंगे कि हम आप भी अकेले पड़ टारगेट रहे पे हैं। हैं सर। नहीं, मैं इसलिए मैंने तो तथ्य के साथ अपनी बात रख दी है। मैं तो फिर यही बात कह रहा हूं कि ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, सबका है, हमारा है। और मतीन खान साहब बेशक चाहे जानकर डिबेट को घुमाए, लेकिन मैं इनको समझता हूं ये अंदर तक सारी चीजें जानते हैं। पर इनकी मजबूरी है कि इन्हें भी सरकार के खिलाफ जब कुछ ना कुछ बोलना है तो बेशक चाहे तक कमजोर हो तो डिबेट को घुमा देते हैं। उसमें ये आज बोल ही नहीं रहे वहां। इन्हें जितनी भी बात ये ज्यादा जोर लगाकर बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है डिबेट में कि इनको पता जिन लोगों के साथ जो जो कार्रवाई हो रही है वो एक एक कार्रवाई एविडेंस के साथ है, बिल्कुल सबूत के साथ हो रही है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया के चैनलों पर चल रहा है। और सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश का तो मैं विशेष आपको यह कहना चाहता हूं कि आप मेरठ की भी घटना देख रहे हैं। मेरठ में कितने घंटे में जो है उसका, कितने घंटे में कितनी बड़ी घटना को पुलिस ने खोलकर दोनों पक्ष, अब मैं किसी बेटी की बात नहीं करता, बेटे की बात नहीं करता, मेरा काम नहीं है पुलिस का, वो दोनों कस्टडी में है। तो जो काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है भाई, आपके यहां जो बहस खुल गई थी आजम खान जी की, वो भी नहीं मिली थी। पूरे प्रदेश की पुलिस लगी थी, वो ढूंढती रही थी लेकिन मिली नहीं थी। पता नहीं किसी की दोबारा खरीद कर दी, क्या दी। उत्तर प्रदेश जलना शुरू हुआ तो आप उसे रोक ही नहीं पाए। यहां क्राइम होता है, दर्ज होता है, लेकिन दर्ज होने के कुछ ही घंटे बाद, दिन और साल की बात नहीं करता, उसका निवारण होता है। बड़ी बात यह है, बदला इसलिए है प्रदेश। कानपुर में पास्को लगाया नहीं लगाया अभी? एक एक करके जी अरे एक सवाल था, भाई से पूछ लिया ठीक मैंने। है। जी बोलिए मतीन साहब, बोलिए। उसके बाद में कानपुर सीधे में महाराज जी पासपोर्ट को लगाया करेंगे, नहीं और लगाया? फिर आरपी राजन जी का, चूंकि क्लोजिंग कमेंट भी लेना है। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, मैं एक चीज और कहता हूं। हाँ। देखिए पास को या जो भी है, मैं फिर आपको कहता हूं कि अगर लॉ के अनुसार कोई धारा बनती है, भारत के संविधान के अनुसार, कई बार हमारे खिलाफ वाली पार्टी, विपक्ष वाली पार्टी, जो विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, वो पूरा प्रयास भी करते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, सरकार को कहा जाता है, सरकार तुरंत, देखिए बहुत बड़ी बात अपूर्वा जी बता रहा हूं, चाहे बुलडोजर का मामला हो, क्या कार्रवाई हो, क्यों नहीं, सपा भी गई है, कांग्रेस भी गई है, क्योंकि जो हमारे देश के सर्टिफाइड वकील है, बड़े वकील हैं, वो कांग्रेस और सपा के पास ही है, हमसे भी बड़े, सिब्बल जैसे वकील, जिनका मैंने नाम ले दिया, और मनु की बात करूं, उनका मनु नाम सिंह ले भी दिया, जी और हैं। भी गिन लो, ये वर्ल्ड में भी जाकर लड़ते हैं मुकदमे आतंकवादियों के, पैसा बहुत मिलता है। तो ये क्या जाते नहीं है? हम जाते हैं, जवाब लेकर जाते हैं, एविडेंस के साथ लेकर आते हैं, फिर विजय पताका लहराते दे, बिल्डोजर जहां रोक कर जाते हैं वहीं पे शुरू करते हैं। ठीक है देवेंद्र जी। ध्वस्तीकरण पे निकलते हैं। जब आप प्रयास करते हो, हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता, तभी तो दोबारा चलता है। अन्यथा आप लोग तो उसे एक दिन नहीं चलते, हमें तो 8 साल हो लिए चलाते, और अब तो देश के कोने कोने में चल रहा है, 22 चलिए। राज्यों में सरकार ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी ठीक है, ठीक है। लगता है कमी, तो फिर आप महाराज जाइए जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट चले जाइए आप। हाँ ठीक है। एक सवाल यहाँ महाराज जी से, क्लोजिंग कमेंट के साथ महाराज जी जवाब दीजिएगा। ये जो पूरी कार्रवाई है, अब ये सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं रह गई है, अब ये जो पूरा एंगल है, ये आतंकी संगठन से मिला हुआ भी एंगल है, विदेशी फंडिंग से भी जुड़ा हुआ एंगल है। जाकिर नायक, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उसके वीडियो से, उसके कार्यक्रमों में भी ये आरोपी ये जा चुका है रमीज। क्या लग रहा है आगे और कितनी कार्रवाई अभी होनी बाकी है, और जो कार्रवाई जिस दिशा में जा रही है आप उसे सही मान रहे हैं? सर क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा। देखिए मैं सही मानता हूं, मगर हिंदुस्तान में रह करके कोई भी आतंक फैलाएगा, कोई भी लव जिहाद और
धर्मांतरण का खेल हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी अगर उसका काम होगा तो उसको तो फांसी होनी चाहिए। और योगी सरकार में बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है और योगी सरकार में जितने भी ये हैं आतंकवादी और इस्लामिक वहां पाकिस्तान से शिक्षा पा करके जो हिंदुस्तान में रह करके आतंक फैला रहे हैं उनको सजा मिलेगा। एक एक को ढूंढ ढूंढ करके योगी की पुलिस उनको सबक सिखाएगा। ये हमें सभी साधु संतों को भरोसा है। योगी महाराज जब से आए तब से उत्तर प्रदेश उत्तम बन गया। ठीक है, आरपी राजन जी, क्लोजिंग कमेंट सर, इस पूरे विषय को लेकर आपका क्या रहेगा? अपूर्वा जी देखिए, किसी भी अपराधी की जाति और धर्म नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक डॉक्टर है, डॉक्टर पोस्टेड है, ये सबको पता होता है कि कौन डॉक्टर है, कहां से पोस्टेड। अगर कोई डॉक्टर है, विभाग का कर्मचारी, सबको तुरंत पता चल जाता है। आजकल आधार का जमाना है, तो विभाग की सर्विस बुक सब ऑनलाइन, सब कुछ सब होता है। कोई नौटंकी करे, कोई बहानेबाजी करे, उसने नाम छिपा लिया, धर्म छिपा लिया, जाति छिपा लिया, कर्मचारी कभी कोई अभी जाति और धर्म नहीं छिपा सकता। अब आज जब ऐसी स्थिति आ जाती है अपराध की, तो आप कहीं से भी जोड़िए। हम ये कहीं कतई इसका विरोध नहीं करते। कोई अपराधी है, आप उस पर जमकर कार्रवाई करिए, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। लेकिन किसी एक के नाम पर आप धर्म को, जाति को इस तरह से आप बताइए। फिर कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर तो कोई नहीं बोलता, ना पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है। अभी इसी तरह मेरठ वाली घटना पर कोई नहीं बोलता, सहारनपुर की घटना पर कोई नहीं बोलता। अभी हमारे आदरणीय साथी देवेंद्र ओक जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है भैंस ढूंढने जाती थी। आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में पुलिस की, बता। मैंने अभी 2 मिनट पहले ये पिछले अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है, विधायकों को धरने के खिलाफ बैठना पड़ रहा है, और इसमें बैठे हुए हैं। आप चाहे अपने रिपोर्टर से कवर करवा लें, रायबरेली जनपद में मंत्री और विधायक धरने बैठे। 1 सेकंड 10 सेकंड और लूंगा जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकारी प्रशासनिक आतंकवाद पैदा कर रही है। कानपुर में माँ बेटी को जिंदा जला दिया प्रशासन ने, वहां मौजूद थे शासन प्रशासन के लोग। उसके बाद क्या स्थिति हुई, जिंदा जला करके मार डाला इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधिक कृत्य कर रही है, सरकार करवा रही है। तो ये तरीके की घटनाएं अगर कहीं तो उनमें जाति और धर्म को ना जोड़ा जाए, जाति धर्म को ना जोड़ा जाए सर, यही तो मुद्दा है सर, यहाँ पर यही तो मुद्दा है। सिद्धार्थ, आपसे एक क्लोजिंग कमेंट पे इस पूरे विषय पर आपसे भी लेना चाहूंगी। आगे किस तरह से आप देख रहे कार्रवाई कौन सी दिशा में जा रही है, क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा, बिल्कुल ये रूट लेवल पर पूरी कार्रवाई हो रही है। सरकार इसको लेकर एकदम कार्रवाई करे, जो जांच एजेंसियां हैं वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है और सबकी अब नजर लगातार जिस तरीके से कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कई जैसे मददगार हैं वो भी शिकंजे में आएंगे, कई ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड में हैं वो भी जांच के दायरे में। पीलीभीत में लगातार भी कई दो ऐसे युवक हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही, तो काफी कुछ है। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगातार ये लोग जो ग्रुप बनाए थे वो काफी खतरनाक था, वो ग्रुप भी लगातार पुलिस उसमें जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले की जांच एसटीएफ करेगी। तो अपूर्वा, बिल्कुल ये जान लीजिए रूट लेवल पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। और ये एक दिन से नहीं चल रहा था, आप समझ सकते हैं 2012 से लगभग ये सब चीजें चल रही थी और इतने लंबे समय से चल रही थी। कई चौंकाने वाले खुलासे। अब एक सवाल तो उठते हैं कि इतने दिन से ये सब कुछ चल रहा था और किसी ने बताया नहीं। 12 जी बिल्कुल, उन्हीं तमाम सवालों के जवाब इस वक्त जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, खंगाल रही हैं। इसीलिए यहां पर यह कहना बेहद जरूरी हो जाता है कि जांच एजेंसियां कभी भी धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं करती हैं। अगर वो कार्रवाई कर रही हैं तो वो फैक्ट, डॉक्यूमेंट और तमाम सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ, आपका भी बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज सवाल मजहब का नहीं है, सवाल है हमारे देश की हिफाजत का। जो इस तरह की चीजें सामने आ रही है, यह कहा जा रहा है कि ये टारगेट कार्रवाई हो रही है। टारगेट कार्रवाई नहीं है, कानून किसी को टारगेट नहीं करता, जांच एजेंसियां किसी को टारगेट नहीं करती है, कानून सिर्फ सबूत देख रहा है। और सबूत अगर यहां पर केजीएमयू से जुड़ रहे हैं तो कार्रवाई जरूरी है, चुप रहना नहीं है, कार्रवाई में सपोर्ट करना है, कार्रवाई का साथ देना है, क्लीन चिट नहीं देना है इन आरोपियों को। तो फिलहाल मेरे साथ इस बहस में, इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।